हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैंने जो कल वादा किया था आपसे कि मैं जीव विज्ञान की पूरी क्लास आपके आरआरबी और आरआरबी एनटीपीसी जीडी एमटीएस सीजीएल आने वाले सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी के लिए जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं पूरी की पूरी फ्री में करवाऊंगा। जो आपसे मैंने जो वादा किया था उसको मुझे निभाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पूरी की पूरी सारी की सारी क्लासेस ऑफलाइन जो लेने का वादा किया वो मैं वादा पूरा करने पर उतरूँगा। आज से मैं जीव विज्ञान की पूरी क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। अभी जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। पहले हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहले मैं आपको जीव विज्ञान की जो भी थोड़ी बहुत परिभाषाएँ हैं, किसने क्या कहा था, किसने इसका नाम क्या दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ जो कि महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, इनसे लगभग हर बार कोई ना कोई एक आधा सवाल आता ही आता है। लगभग चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें जीव विज्ञान की कोई भी शाखाओं में से सवाल नहीं आए। चाहे एपीकल्चर को देख तो ये एपीकल्चर हुई ये, और सेरीकल्चर हुई, पिसिकल्चर हुई, माइकोलॉजी हुई, फाइकोलॉजी हुई, एंथोलॉजी हुई। इनसे सीजीएल में जो इंग्लिश का पेपर होता है उनमें भी इनका वन वर्ड के रूप में भी सवाल कभी पूछा जाता है। कभी इनका सवाल जीके में भी पूछा जाता है। इसलिए जो जीव विज्ञान की मैं शाखाएँ पढ़ाऊँगा वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा जीव विज्ञान के प्रमुख नियम या सिद्धांतों के प्रवर्तक कि किसने इसको क्या-क्या यानी कि नाम दिया, क्या-क्या नियम दिया। जैसे मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए, उसी प्रकार इसके बाद में जीवधारियों के वर्गीकरण को पढ़ाएंगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण किन-किन रूपों में हुआ। जैसे कि 2 वर्गों में बाँटा गया है, एक जंतु समूह और एक वनस्पति समूह। उसके बाद में हम जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे। ऐसे-ऐसे करके मैं आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट तरीके से करवाऊँगा। तो अब हमें ज़्यादा बातें करने के बजाय आपको जीव विज्ञान की जो जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं इसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे और जीव विज्ञान को अंत तक पूरी करेंगे जब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आएगा, जिसमें कि साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसको भी हम सही ढंग से पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से अच्छे बढ़िया रैंक से आपको जो आप चाहते हो मन चाहे पोस्ट वो आपको प्राप्त होगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान की जो परिभाषा है उससे। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि जीव विज्ञान क्या है, तो आपको यह जवाब देना है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जो भी सारे जीव हैं उनका जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। अगर आपको कोई इंग्लिश में पूछे बायोलॉजी का अर्थ क्या है, बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। लोगो जो है उसका अर्थ है जीवन। कुल मिला के साथ में हम जोड़ दिए कि बायोलॉजी का अर्थ है क्या है, तो होगा जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में कोई प्रश्न आ सकता है कि जीव विज्ञान का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस के थे। और इसके बाद में ट्रेवर्नियस जो ट्रेविरेनस नामक व्यक्ति थे जो कि जर्मनी के थे। इन दोनों ने लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। इससे पहले मैंने क्या बताया, बायो यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा बताई कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में
मैंने आपको जो कि बायोलॉजी इंग्लिश का शब्द है उसका अर्थ बताया कि बायो का अर्थ क्या है और लोगोस का अर्थ क्या है। इसके बाद में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया वो भी बताया। 1801 में फ्रांस के थे लेमार्क और जर्मनी के थे ट्रेवेनियस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं को, जिससे हर साल कोई ना कोई एक ना एक सवाल तो आता ही है किसी न किसी शिफ्ट में, तो दो सवाल भी आ जाते हैं। तो अब फर्स्ट पढ़ेंगे एपीकल्चर को। एपीकल्चर एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जो मधुमक्खियाँ होती है उनके जो पालन का अध्ययन होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। कोई भी पूछ ले आपको एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसके बाद है सेरीकल्चर ये इंग्लिश में सीजीएल में कई बार रिपीट हुआ है। सेरीकल्चर का अर्थ क्या है? सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। जो रेशम कीट है उसके पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद है पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। जो मत्स्य पालन है उसके अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद है माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। इसके बाद फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। जो फाइकोलॉजी है वो है शैवालों का अध्ययन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंथोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन। और पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। जो पोमोलॉजी होता है वो फलों का अध्ययन होता है। और ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इसके बाद इक्थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी को भी सीजीएल में इंग्लिश के पोर्शन में भी पूछा जाता है वन वर्ड के रूप में। इसके बाद है डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। जो वृक्ष और झाड़ियाँ होती है उनके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओफियोलॉजी होता है सर्पों का अध्ययन। इसके बाद सोरोलॉजी है वो होता है छिपकलियों का अध्ययन। इसके बाद है सिल्वीकल्चर है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर है उद्यान विज्ञान। और फ्लोरिक ये अब दोनों ये है ना, इसमें स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोरिकल्चर का होता गया फूलों की खेती, तो और एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन। जो कि फूलों का अध्ययन होता है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। याद करो, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, जो फूलों की खेती होती है उसे बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। और जो फूलों का अध्ययन होता है वो उसे बोला जाता है एंथोलॉजी। इसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी। ये गलत, हिंदी में टाइप गलत हो गया है। एग्रोस्टोलॉजी घास का वैज्ञानिक अध्ययन। जो एग्रोस्टोलॉजी है वो होता है घास का वैज्ञानिक अध्ययन। टाइपिस्ट यार थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, इंग्लिश में लिख के देते लेकिन वो हिंदी में थोड़ा गलत कर देते हैं कई बार, कुछ नहीं। हाइड्रोपोनिक्स वो होता है पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन। जो पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन है वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो आपको पता ही है, हाइड्रो पानी को बोलते हैं और इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन। इसके बाद जो जीव विज्ञान को आगे किसने बढ़ाया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरस्तु के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा अरस्तु का, तो अब अरस्तु को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। यह जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। किसके काल में? अरस्तु के काल में। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न आता ही है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं इसकी मैंने टेबल बना दी है, तो कि आप
टेबल से याद करेंगे फटाफट याद हो जाएगा। रिवीजन फॉर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ऐसी टेबलें। जो कि मैंने टेबलें बनाई है ना, उसको मैं एक यानी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको प्रस्तुत कर दूंगा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान का जनक और जो जंतु विज्ञान है, फादर ऑफ जूलॉजी है, वो भी हमारे अरस्तु है। अरस्तु का टाइम पीरियड है 384 से 322, 384 टू 322 BC। अब पढ़ेंगे जीव विज्ञान के प्रमुख नियम या सिद्धांत के प्रवर्तक, यानी कि जीव विज्ञान के कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धांत दिए और कोई प्रवर्तक थे। इसके अब फर्स्ट है आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता के सिद्धांत को के प्रवर्तक है हमारे मेंडल जी। क्या आनुवंशिकता के सिद्धांत को दिया मेंडल ने। जीव सिद्धांत दिया D.H. मार्गन ने। इसके बाद है उत्परिवर्तन सिद्धांत, हाइग्रो डी ब्रिज। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान ने। जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग ने। जीव द्रव्य सिद्धांत है वो हर्टविग ने दिया। इसके बाद है उपा अर्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम। जो उपा अर्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम है वो दिया लेमार्क ने। इसके बाद है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया डार्विन ने। और द्विनाम पद्धति दी कैरोलिस लिनियस ने। इसके बाद है DNA द्विकुंडन मॉडल दिया वॉटसन और क्रिक। ये सवाल तो लगभग कई बार पूछा गया है कि DNA का सिद्धांत किसने दिया, वो है वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, कि जीवधारियों का वर्गीकरण को हम अच्छे से समझेंगे। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। तो मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूँ कि मनुष्य जो है वो कौन से समूह में आता है, जो कि अरस्तु ने दो समूह दिए, उनमें से मनुष्य किस समूह के अंदर आता है। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा न्यूटेरिया में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, वो है लिनियस ने वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। इसके बाद है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। जो जीवधारी है उनका 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। एक है, फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है पादप, फोर्थ है कवक, 5 है जंतु। क्या जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण ये किसने दिया, विटकर ने। कब दिया, 1969 में प्रस्तावित किया, 5 जगत प्रणाली में ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 निम्नलिखित जगत में वर्गीकृत किया गया। कौन सा, फर्स्ट है, याद करो, मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड पादप, फोर्थ कवक, फिफ्थ जंतु। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट है मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। याद करो मोनेरा के बारे में हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर सवाल कोई घुमा के भी दे दे तो अगर हमें ये डेफिनेशन समझ में आ रही हुई होगी तो हम उसका आंसर सही ढंग से दे सकेंगे। याद करो मोनेरा है, इसके अंतर्गत इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। इसके बाद है प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय
प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। कौन से जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा में? इसमें एक कोशिकीय और जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। प्रश्न आ सकता है कि यूग्लिना किस जगत में है? वो है प्रोटिस्टा में, इसी जगत में है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती हैं। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। ये प्रश्न तो आ ही सकता है कि ऐसा कौन सा जीवधारी है जिसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित भी शामिल है, वो है प्रोटोजोआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। कौन कौन से? इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। कौन से? शैवाल हो गया, मांस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे हो गए, इसी जगत के अंग है। पादप में इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। इसके बाद है कवक। इस जगत में वे यूकेरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। प्रश्न आ सकता है कि किसी की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है, वो है कवक। याद करो किसमें, यानी कि कवक को याद करते हैं हम। इस जगत में वे यूकेरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसके द्वारा? पोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा। किसमें? कवक में। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। इसके बाद है जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक भोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि मेटाजोआ किसे कहा जाता है? वो है जंतु जगत को। इसके अंदर हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। इसके बाद है नोट। ये जरूरी चीज़ है, जो भी मैंने नोट वगैरह लगा के किया है ना, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। ये जो वर्गीकरण हमने किया है ना, ये सभी इसकी इकाई है ना, वो जाति है कि किसकी क्या जाति है, उसके हिसाब से हमने वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वाला, बताओ। वो है हमारे विटकर साहब ने 5 जगत का वर्गीकरण किया। इसके बाद है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। प्रश्न अब ये जो बड़ा सा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी। वो है 1773 की बात है। कब की? गलती से निकल गया। 1753 की बात है। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश का नाम, जो वंश है उसका नाम, तथा दूसरा नाम है उसकी जाति का नाम। दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। क्या मानव का वैज्ञानिक नाम पूछे कोई तो वह होमो सैपियंस लिन। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है। क्या होमो किस वंश का नाम है? जो हमारी मानव जाति है, मानव का वैज्ञानिक नाम है, उसको जिसने खोजा था
वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियस है। होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैम्पियस नाम से पुकारा। किसने? लीनियस ने। लीनियस एक वैज्ञानिक है। अब हम कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सैम्पियंस, जो कि मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया क्या क्या है। अब इसके बाद है आम, जो हम आम इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगनीफेरा इंडिका। याद करो, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका। और मेढक, इंग्लिश में तो हमें पता है कि इसको फ्रॉग बोलते हैं, लेकिन आपको ये वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं साइंस के अंदर कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। इसके बाद है धान। धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरेजा सेटिवा। बिल्ली, जो हम इंग्लिश में कैट बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद है गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिविया। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। फैमिलियर, ये तो याद हमने करने में कोई परेशानी नहीं होगी, फैमिलियर, क्योंकि जो हमारे पास डॉग होता है, पालतू होता है, वो हमारे फैमिली का एक अंग टाइप लगता है, तो इसका हमें वैज्ञानिक नाम याद करना, कैनिस फैमिलियरिस। मदर का वैज्ञानिक नाम है पिशियम सेटिवम। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। चने का है सीसर एरिटियम। सरसों का है ब्रासिकेका कैम्प्टियारिस। इसके बाद है कोशिका विज्ञान। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है कोशिका विज्ञान। जो कोशिका है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कितना। हाँ ठीक है, एक घंटा पढ़ा देंगे, कुछ नहीं। परेशान बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर कोई बोर हो रहे हो तो कुछ नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, घर वालों का नाम रोशन करना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। उन पड़ोसियों के तानों को अगर वापस, यानी कि उन्हें जवाब देना है, तो अपनी आवाज़ से मत दो, अपनी कामयाबी से दो ना। अगर उन पड़ोसियों के तानों को जवाब देना है तो अपनी कामयाबी से दो। उस कॉल लेटर से देना जिसमें आपका एनटीपीसी में बढ़िया रैंक से सिलेक्शन हो। इसीलिए मेरे साथ हमेशा सुबह 7 बजे जुड़े रहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए पीपीटी बनाता हूँ, क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर, आपको वो भी फ्री में अब क्लासेस देने लगा हूँ। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी टाइम टू टाइम क्लासेस लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए और उन पड़ोसियों को तानों को तालियों में बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और क्या क्या टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा हम कोई मूवी देख लेते हैं, इससे अच्छा है कि हम क्लास देख लें। अगर हम क्लास देखेंगे तो हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, और कम एज में हम अगर जॉब लेंगे तो हमें कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। अब बातें बड़ी हो गई, अब मैं बात करता हूँ कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान को अब हम पढ़ेंगे। 1 मिनट। हाँ, कोशिका विज्ञान। चल यार, क्या हो रहा है? थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, कोशिका विज्ञान। अरे यार, कोई परेशान तो नहीं हो रहा? क्या मास्टर यार, क्लास से नहीं चली है, क्या करे यार? अभी क्या है कि वो स्टूडियो में है नहीं, स्टाफ पूरा नहीं है। अब पढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान में फर्स्ट है जीव द्रव्य के नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में दिया गया। किसने दिया? पुरकिंजे का नामकरण, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा 1839 में दिया गया। जीव द्रव्य के नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 में दिया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन, कैसा? तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है।
कैसा पदार्थ है जीव द्रव्य? यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। जो जीव है उसकी सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किसे भौतिक आधार कहा जाता है जीवन का? वो है जीव द्रव्य। यह कैसा पदार्थ है? यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अब हम जीव द्रव्य को के जो जीव द्रव्य है उसको दो भागों में बांटा गया, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से भाग है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। उसमें फर्स्ट है कोशिका द्रव्य और इसके बाद है सेकंड है केंद्रक द्रव्य। क्या? फर्स्ट है कोशिका द्रव्य इसके और सेकंड है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो यह कोशिका में केंद्रक, किसमें? कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। इसके बाद है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक रहता है। केंद्रक से हमें याद करना है कोशिका के केंद्रक में रहता है। ये तो याद हो गया। तो कोशिका द्रव्य को याद करना है, यह कोशिका में केंद्रक एवं तथा कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। इसके बाद है जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व हैं जिसके अंदर पूरे 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है? किससे? वो है फर्स्ट है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, थर्ड है हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन है 2.5%। ऑक्सीजन 76%, याद करो ऑक्सीजन 76%, कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5 यानी 2.5%। सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में ऑक्सीजन वो है 76%। जीव द्रव्य का कुल है 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। जीव द्रव्य है उसका जो लगभग 80% भाग है वो जल का होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात, हमें यह अनुपात भी पूछा जाता है कि एग्जाम के अंदर जो जीव द्रव्य है उसमें अकार्बनिक यौगिक कितने और कार्बनिक यौगिक कितने हैं। कुल मिला के पूरे नहीं पूछे जाते हैं, इनका अनुपात पूछा जाता है, वो है 81:19। 19 याद करना, 90 नहीं, 90 होता है 90, ये 19 जिसके अंदर इन आता है 19 हो गया, 18 हो गया, वो 18, 19 ऐसे हो गया। 81.19 जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक, पहले अकार्बनिक और कार्बनिक के 81.19 अनुपात हैं। इसके बाद हम कोशिका को पढ़ेंगे। जो कोशिका जिसे हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं, जो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी जो जीवन है उसकी सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिकाओं का औसत संगठन, अवयव, कुछ कोशिकीय भार का प्रतिशत कोशिका के अध्ययन के विज्ञान की साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने कॉर्क में आयन कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने कॉर्क में आयन कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने कॉर्क में आयन कोशिकाओं की खोज की। याद करो, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कोशिका का सर्वप्रथम किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने
कार्क में आयन कोशिकाओं की खोज की। आयन कोशिकाओं की खोज किसमें की? कार्क में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जो साइंस के अलावा बैकग्राउंड जैसे आर्ट्स और मैथ वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, जिन्होंने कभी साइंस यानी कि 10वीं के बाद में देखी नहीं है, उनके लिए तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं उनको याद करने में कठिन होंगे। लेकिन अगर आप मेरी क्लास को 2 से 3 बार देख लेंगे या एक बार में भी अच्छे ढंग से देखेंगे, 1 की स्पीड या 2 की स्पीड से तो 2 बार देखेंगे, तो आपको क्लास देखते देखते आपको ये अक्सर याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको क्लास के अंदर ही पूरी की पूरी चीज़ें कंठस्थ करवाने की जिम्मेदारी मैं कोशिश करूँगा। और अगर आप अच्छे से बने रहे क्लास के अंदर तो आपको वो चीज़ें कंठस्थ भी हो जाएंगी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। अब प्रश्न है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक 1674 में। और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो रोबोट वैज्ञानिक अंग्रेज वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने कार्क में आयन कोशिकाओं की खोज की। सेवाल स्पेरोगेरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे पहली जीवित कोशिका कौन सी थी जिसको सेवाल स्पेरोगेरा जो स्पेरोगेरा है वो पहली जीवित कोशिका थी जिसे ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। किसके द्वारा देखा? माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप होता है वो सबसे छोटा, जो छोटी से छोटी चीज़ होती है, माइक्रो यानी कि सबसे छोटी चीज़ को भी आसानी से देखने का काम माइक्रोस्कोप करता है। उसके द्वारा ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज, सेवाल स्पेरोगेरा पहली जीवित कोशिका थी, उसको देखा था। इसके बाद है सबसे छोटी कोशिका है जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। याद करो, माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे। और ये जो चीज़ें हैं ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है जीवाणु। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु वो है माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ये सबसे छोटी। सबसे लंबी पूछे कोशिका वो है तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी कोशिका वो शुतुरमुर्ग के अंडे। ये तो हर बार आता ही है कि कोई सबसे बड़ी, ये तो पूरा प्रश्न लगभग याद ही होता। अब जो एसएससी होगी, एनटीपीसी, वो एडवांस में, इसलिए इनसे भी सवाल आ सकते हैं। आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है कि ये छोड़ देते हैं या याद नहीं हो रहा है, आपको याद करके जाना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। वरना ये 12वीं 10वीं के लेवल एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है कि रातों रात पढ़े और एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। ये होता है जो 90 बढ़िया परसेंटेज वाले जो लड़के होते हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन होता है। जो पॉइंटों से कई बार रहते हैं, कई बार किसी कारण से रहते हैं, उनसे हमारा कंपटीशन। इसलिए हमें हर चीज़ें डीप में याद होनी जरूरी है। अब पढ़िए कोशिकाओं का औसत संगठन। फर्स्ट है अवयव और इनके कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत। जो कोशिकाओं का औसत संगठन है इसमें किसका क्या प्रतिशत है? जो जल है इसका 70 से 90% कोशिकीय भार है। प्रोटीन का 10 से 15%, और कार्बोहाइड्रेट का है 3%, लिपिड का 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7 और आयन का है 1। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जल का कितना है? 70 से 90। जो अवयव है कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, उसमें जल का सबसे पहले आपको याद करके जाना है। जल का तो आप याद कर दो क्लास के अंदर ही, क्या 70 से 90। इसके बाद प्रोटीन भी याद कर दो 10 से 15, और कार्बोहाइड्रेट ये 3, लिपिड आई अगर आप चाहो तो क्लास में आप याद कर देना, न्यूक्लिक अम्ल भी याद कर देना जी, और आयन जरूर याद करना क्योंकि ये सबसे कम है, 1 है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, चलो क्लास की पीपीटी खत्म हो गई है। चलो अब
क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो अब आप हमेशा क्लास के अंदर बने रहे। देखो आप मेरे पसीना कितना हो गया है। और आपको हमेशा मेरे साथ मॉर्निंग में 7 बजे जुड़ जाना है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 4 बजे अभी उठा हूँ। 6 बज गए है मेरे को क्लास हो गई, और मैं अपलोड होते होते 7 बजते आपके लिए क्लास अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि आप भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब सर की क्लास आने वाली है। आप भी तैयार होकर क्लास पूरी की पूरी क्लास देखो सही ढंग से, और अपने नोट्स की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्लास देख लो, मैं आपको नोट्स पीपीटी बना के, आपकी पीडीएफ बना के, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और कोई भी सवाल हो मेरे से तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज भी कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी मेरे से व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी आप चाहो तो कोई ऐसा ज़रूरी मैसेज हो तो यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हो। मैं आपका ज़रूर बिल्कुल जवाब दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जो चाहता है, जो ये सोचता है कि यार आज पैसे नहीं है, मैं कोर्स परचेज नहीं कर पाया और मेरा एग्ज़ाम पैसों के लिए रुक गया। अब ये बात तो कहने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन 10,000 का तो होता ही है। 10,000 मिनिमम मान ले तो स्मार्टफोन होता ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी भरी ज़माना है, उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा एग्ज़ाम पैसों के कारण रुका या किसी और के कारण रुका। आप कहीं पर भी बैठ के क्लासेस देख सकते हो, और मैं आपका अपना भाई हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, बस आप ये मैं जो क्लासेस करा रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले, वो आप पूरी की पूरी देख के चले जाना। इनसे बाहर कोई अगर सवाल आ जाए तो मेरे से बात करना कि सर जी ये सवाल मेरे से यानी कि फंस गया और ये सवाल नहीं आया। ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको वीडियो मेरे क्लासेस कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा मित्र भी हमारे साथ रहेगा। हम भी कामयाब, हमारे मित्र भी कामयाब होंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में घूमेंगे, अगर हम साथ में ही मित्र सभी कामयाब होंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई इसके अंदर कमी नज़र आती है तो मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर जी आप ये थोड़ी अपने बेहतर कीजिए कि हमें क्लास में कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।